रहे थे भारत के भू आकृति के बारे में। तो मैंने बताया था कि भारत के भू आकृति को जो बांटा गया है वह कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है? 6 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला जो था वह आपका पर्वत देखेंगे, और पर्वत वह उत्तर का पर्वत और उत्तर पूरब का पर्वत देखेंगे, है कि नहीं। उसके बाद हमने बताया कि मैदानी भाग को देखेंगे, फिर प्रायद्वीपीय भाग को देखेंगे, तटीय भाग को देखेंगे, फिर द्वीप समूह को देखेंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अगर हम पर्वतीय भाग को देखते हैं तो मैंने बताया था कि पर्वतीय भाग जो गुजरता है वह अगर यहाँ पर देखें तो पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ से एक तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत की श्रेणी है, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख और एक है जास्कर, मैंने बताया था। और उसके बाद ये जो खास करके जो इसका ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह हिमालय से पहले निर्माण हुआ था, है कि नहीं। इसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे हुआ है, जहाँ पे इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट को टकराने से टेथी सागर के बीच में जो मलबा होती है वह मलबा को उठ जाने से हिमालय का निर्माण हुआ है, मैंने बताया था। अभी तक हिमालय का जो निर्माण हुआ वह कि कौन कौन सा हिमालय आता है, तो पहले आता है महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिका हिमालय। मैंने टोटली कल बताया था आपको कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है तो एक आपका है महान हिमालय और दूसरा क्या है आपका मध्य हिमालय, और फिर क्या है आपका शिवालिका है कि नहीं। इसमें मैंने बताया था कि महान हिमालय जो है, ये महान हिमालय जो है, इस महान हिमालय को कौन सा पर्वत कहा जाता है? बृहद हिमालय कहेंगे, बृहद हिमालय, है कि नहीं। फिर इसी प्रकार से अगर मध्य हिमालय की बात करेंगे तो मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है कि नहीं। इसी प्रकार से शिवालिका की बात करेंगे तो शिवालिका को क्या कहा जाता है? यानी कि बाह्य हिमालय और बाह्य हिमालय, है कि नहीं, बाह्य हिमालय। और सबसे नवीन यानी कि पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिका। तो अभी जो वर्तमान में जो शिवालिका हिमालय है ये सबसे नवीन हिमालय है, इसीलिए नवीन हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? नवीन हिमालय भी कहा जाता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय में देखेंगे सबसे पहले तो महान हिमालय को हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो होता है सालों भर बर्फ बनता है और सालों भर वह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है। जितनी भी हिमालय है उस हिमालय में सबसे ऊंची हिमालय कौन सा होगा? महान हिमालय। उसके बाद कौन सा होगा? मध्य हिमालय। उसके बाद कौन सा होगा? शिवालिका, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह हिमालय सबसे ऊंची श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर। और विश्व के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो होता है वह कहाँ पे है? नेपाल में। किस हिमालय में? महान हिमालय में। जितनी भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वाली जो पर्वत से है वह सब के सब महान हिमालय में पाया जाएगा। जैसे कि आप बात करेंगे कंचनजंगा की, आप बात करेंगे धौलागिरा की बात करेंगे, आप मकालू की बात करेंगे, ये सब के सब किस हिमालय में पाया जाएगा? महान हिमालय में पाया जाएगा। तो दिया है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। किस पर्वत में? महान हिमालय में। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बरवा। नंगा पर्वत की बात करेंगे तो नंगा पर्वत कहाँ पे आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत आएगा कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा नंगा पर्वत। दूसरा बात, अगर नंगा पर्वत की बात करें तो नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी कहाँ पे आएगा? उत्तराखंड में आ जाएगा। नंदा देवी कहाँ पे आ जाएगा? उत्तराखंड में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इस प्रकार से सिंबल से आप देख सकते हैं। कंचनजंगा कहाँ पे आएगा? तो सिक्किम में आएगा। नामचा बरवा कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे आएगा कि नहीं। तो ये हिमालय को इस प्रकार से देखे तो महान हिमालय में ये सबके सब ऊंची चोटी पड़ती है कि नहीं। मैंने बताया था कि हिमालय जो होती है वह हिमालय
महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिका। यानी कि इस हिमालय की जितनी भी सबसे ऊंची चोटी वाली जो पर्वत है, ऊंची चोटी वाली पर्वत है, वह किस में पाया जाएगा? महान हिमालय में पाया जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर दिया गया है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है कि नहीं? और बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो अलग करने वाली जो रेखा है उसको कौन सा लाइन बोलते हैं? मेन थ्रस्ट लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जैसे आप अंडमान और निकोबार को देखते हैं कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है वह उस दोनों को अलग करता है, या 10 डिग्री चैनल उस दोनों को अलग करता है। इसी प्रकार से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो रेखा है उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, है कि नहीं? ये याद रखना है। अगला है हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु और मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणी और बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटी मिलती है। यानी कि ये लघु हिमालय क्या है? ये बिल्कुल पर्यटक स्थल है। आप अगर महान हिमालय की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे है, जैसे कि ये महान हिमालय है कि नहीं? इसके बाद ये मध्य हिमालय है, इसके बाद ये क्या है? शिवालिका है। आप जानते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जहाँ पे ताप कम होगा वहां पर सालों भर वहां पर क्या बनेगा? बिल्कुल माइनस ताप होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। तो इस पर बर्फ बने रहने के कारण से यहाँ पर घूमना, यहाँ पर आप नहीं घूम सकते, है कि नहीं? माउंट एवरेस्ट पे घूमने जाता है कोई? कंचनजंगा चोटी पे घूमने जाता है कोई? नहीं जाएगा यहाँ पर घूमने के लिए। घूमने कहाँ जाएगा? तो मसूरी जाएगा, दार्जिलिंग जाएगा, ये सब में जाएगा। क्योंकि इसमें इसलिए जाएगा क्योंकि ये लघु हिमालय का पार्ट है। ये ज्यादा, यानी कि ये महान हिमालय की तरह ऊंचा नहीं है कि नहीं? ये महान हिमालय की तरह ऊंचा नहीं है, फिर भी समय पर यहाँ पर भी बर्फ गिरता है, यहाँ पर भी बर्फ की वर्षा होती है। लेकिन यहाँ के मौसम इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर ये एक पर्यटक स्थल हो जाता है। यहाँ पर पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं। यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता नहीं है तो यहाँ पर घूमने के लिए लोग जाते हैं। तो इसलिए इस लघु हिमालय को पर्यटक स्थल भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, पीर पंजाल कहाँ पे पड़ेगा? लघु हिमालय में। धौलाधर कहाँ पे पड़ेगा? मध्य हिमालय में। मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणी है। और बृहद और लघु हिमालय के जो मध्य, इस दोनों हिमालय के मध्य जो एक घाटी होती है, गैपिंग बीच में, जैसे कोई पर्वत है, ये पर्वत है, इसके बीच ऐसे गैप हो गया, तो ये कौन सा पार्ट बन गया? घाटी बन गया, है कि नहीं? ये घाटी कई किलोमीटर में होती है कि नहीं? तो इसके बीच जो खास करके ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच जो ये घाटी बनता है, तो इस घाटी को जो कहा जाता है, ये कौन सी घाटी कहा जाएगा इसको? इसके बीच जो कौन सा घाटी बनेगा? बृहद हिमालय, लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति और कुल्लू और कांगड़ा घाटी मिलती है। पूछेगा कि ये किस हिमालय के बीच ये घाटी है? तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। यहाँ अल्पाइन चारागाह, जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग, ये घास की मैदान है। मर्ग और बुग्याल जो कहा जाता है वो घास के मैदान को कहा जाता है। यानी कि मर्ग और बुग्याल जो कहा जाएगा वह घास को मैदान को कहा जाएगा। तो स्वाभाविक है जो घास की जो पत्ती होती है वह नोकीला होती है, और नोकीला होने का कारण मैंने कल बताया था कि वहां पर बारिश कम होगी। तो आप वहां पर बारिश कम होने के कारण से क्या होगा कि वहां पर जो वर्षा पानी की मात्रा नहीं मिलेगा, ताप नहीं मिलेगा, तो वह अपने क्षेत्र को क्या करेगा? संकुचित कर लेगा। इसीलिए उसका वहां के जो पौधे होते हैं वह पौधे क्या होता है? वह बिल्कुल शंकुआकार हो जाता है। देखते होंगे पहाड़ पर कैसा पौधा होता है, ऐसे होता है कि नहीं? शंकुआकार पौधा होता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, बुग्याल प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में स्थित है। ये सब के सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और इसी बृहत हिमालय की घाटियों में, इसी बृहत हिमालय के घाटियों में, जो इस बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है, इसी घाटी में जो पाया जाता है कौन सी जनजाति पाया जाता है? भोटिया जनजाति। क्या पाया जाएगा? भोटिया जनजाति। ये भोटिया जनजाति क्या करेगा? ग्रीष्मकालीन के समय में ऊपर चला जाएगा और शीतकालीन के समय में क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्योंकि ग्रीष्मकालीन जब आता है तो उसे गर्मी लगने लगता है, तो वह थोड़ा सा गर्मी को कम करने के लिए ऊपर चला जाएगा, और उसे जब शीतकालीन का समय आएगा तो वह ठंड ज्यादा होगा तो वह थोड़ा गर्मी के लिए नीचे आ जाएगा। तो ये बात दिया गया है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं। ऊपर कहाँ पे चले जाएंगे? बुग्याल में चले जाते हैं। और शरद ऋतु के नीचे कहाँ पे आ जाएंगे? घाटी में जाएंगे। ऊपर में जो चले जाएंगे उसको क्या कहेंगे? बुग्याल, और नीचे में आ जाएगा वो घाटी में आ जाएगा। और इसे प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में पाया जाता है, वह फूलों की घाटी इसी लघु हिमालय में पाया जाएगा, है कि नहीं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, साहिबा इसी इलाके में स्थित है। ये गंगोत्री और यमुनोत्री, ये सब क्या नाम दिया गया है? क्योंकि इस जगह से गंगा निकलती है। इस जगह से क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। इस जगह से कौन सी नदी निकलती है? तो यमुनोत्री निकलती। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। यानी कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में, जैसे कि ये सिक्किम है, तो आप देखिए सिक्किम कितना ऊंचा है कि नहीं? और यहां से कोई नदी अगर गिरेगी तो बिल्कुल अगर गिरेगी तो इसका जो ढलान क्या होगा? ज्यादा होगा। और किसी का ढलान मान लीजिए ऐसा है, तो किस पर नदी तेज बहेगी? ए वाला पर कि बी वाला पर? ए वाला पर। तो जिसकी ज्यादा ऊंचा होगा उसका स्लोपिंग ज्यादा है तो वह तेज धारा से बहेगी। तो यहाँ से जो तीस्ता नदी निकलती है वह बिल्कुल क्या होता है? वो तेज धारा वाली नदी होती है कि नहीं? यानी कि जहां पे स्लोपिंग ज्यादा होगा, ढलान ज्यादा होगा, वहां पर नदी की बहाव क्या होगा? तेज हो जाएगा, है कि नहीं? तेज बहाव के कारण क्या होता है, कम बहाव के कारण क्या होता है, वह सब के सब नदी के क्लास में देखेंगे। और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी, कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाई पाई जाती है। किसमें पाया जाएगा? सिक्किम हिमालय में। सिक्किम हिमालय में कंचनजंगा कहाँ पे पाया जाएगा? सिक्किम हिमालय में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट होगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 8,848 मीटर है। इसी प्रकार से अगर पूछेगा कि भारत में हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? एवरेस्ट जो है वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वह कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, भारत में हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो भारत में हिमालय में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सिक्किम हिमालय के कंचनजंगा। कौन सा होगा? सिक्किम हिमालय के कंचनजंगा होगा। ये पॉइंट याद रखना है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। ये भी है क्वेश्चन, पूछता है कि लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाएगा? कहां पे पाया जाएगा? सिक्किम में। सिक्किम राज्य का भी नाम है, उसी राज्य पर सिक्किम हिमालय का भी नाम रखा गया। सिक्किम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और इसी सिक्किम में, इसी हिमालय के पास जो जनजाति पाए जाते हैं वह लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखर पर लेप्चा जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहता है? लेप्चा जनजाति रहता है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी और संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ चाय का बागान लगाया, है कि नहीं? यानी कि सिक्किम जो है वह सिक्किम में चाय का बागान क्यों लगा? यानी चाय का बागान लगने के कारण है कि वहां पर जो खेती होगा वह सोपानी कृषि होता है। सोपानी कृषि किसको कहता है? सीढ़ीनुमा खेती। और सीढ़ीनुमा खेती कहां पे हो सकता है? ये
ये बिल्कुल पहाड़ पे होगा। पहाड़ पे क्या जाता है कि नहीं? पहाड़ पे क्या जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, तो इस स्थिति में इसे थोड़ा ऊपर करके टेम्परेचर के अनुसार से ये क्या करता है, पहाड़ को काट कर ये सीढ़ी नुमा बना देता है और इस पर खेती करता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है यहाँ के प्राकृतिक दशा, यहाँ का जो नेचर है, यहाँ पर जो नेचर है, भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ पर, उसका क्या है, मध्यम ढाल। ढाल क्या है, मध्यम है। ढाल को क्या कर दिया गया, यहाँ पर मध्यम कर दिया गया। पहले सीधा स्लोपिंग था और काट कर क्या कर दिया गया, अब पानी सीधा गिरेगा, धीरे धीरे पानी गिरेगा, फिर ये पानी ऐसे जाएगा, फिर पानी ऐसे, फिर ऐसे, तो मध्यम ढाल बन गया। मध्यम ढाल और गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी। गहरी और जीवाश्म युक्त मिट्टी। जीवाश्म युक्त का मतलब क्या होता है, ऐसा मिट्टी जिस मिट्टी के अंदर में लाखों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक उसके अंदर किसी प्रकार के पेड़ पौधा या जीव जंतु दब के और उसके अंदर सड़ गया, गल गया और उसके अंदर किण्वन की प्रक्रिया होता है। उसके अंदर क्या होगा, किण्वन की प्रक्रिया होगी, और ये किण्वन के प्रक्रिया के माध्यम से जो वह उस मिट्टी के अंदर में जो होगा वह क्या पाया जाएगा, जीवाश्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, जीवाश्म। अब जैसे कि मान लीजिए जहां पे ज्वालामुखी फूटेगा तो वहां से जो किसी चीज को दाब देगा तो वह क्या कर देगा, जला देगा, तो वह जीवाश्म में रहित हो जाएगा, वहां पर किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं होगा। लेकिन किसी को जलाया नहीं गया, किसी को मिट्टी के अंदर में दबा दिया गया, वह दब गया, तो दबने के बाद वह अंदर में क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा, उसके अंदर क्या होगा, किण्वन की प्रक्रिया होगी, तो उसके अंदर जो बनेगा वह मिट्टी जो बनेगा वह जीवाश्म युक्त मिट्टी होगी। और जीवाश्म युक्त मिट्टी जो होगा, जीवों की जो अंश होगा, तो चूंकि आपके शरीर जो है वह भी एक कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं, तो वह एक प्रकार से जो क्या करेगा, खाद्य की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो जीवाश्म युक्त मिट्टी संपूर्ण एवं वर्षा होना, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर संपूर्ण वर्षा होगा ही, और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया, चाय का बागान किया, है कि नहीं। तो चाय का बागान कहाँ पे होता है, सिक्किम में होगा। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। इसके बाद तमिलनाडु में भी होता है, तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर भी पर्वत पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी नीलगिरी चोटी के पास जो होता है वहां पर भी चाय की खेती होता है। तो इस प्रकार से ये कौन सा हिमालय था, लघु हिमालय था। ये पूरे लघु हिमालय की विशेषता दिखा। और इसके बाद हम देखेंगे शिवालिका। तो आपने देख लिया महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इसी को कहते हैं। अब लघु हिमालय और शिवालिका, इस दोनों के बीच जो अलग करता था उसको नाम क्या था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। अब बताएंगे कि इस अब जो है मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच जो लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, क्या नाम है, मेन बाउंड्री हॉल्ट। मेन बाउंड्री हॉल्ट याद रखेंगे। लघु हिमालय एवं शिवालिका के बीच जो लाइन होते हैं वह मेन बाउंड्री हॉल्ट के द्वारा अलग होता है कि नहीं। अब चौथा पॉइंट देखेंगे शिवालिका। शिवालिका अर्थात निम्न और बाह्य हिमालय। क्योंकि आप देखिए, आप कहाँ पे रहते हैं, आप मान लीजिए कि आप हो या कोई भी मानव, ऐसे हिमालय है, फिर ये हिमालय है, और फिर ये हिमालय है कि नहीं। फिर ये कौन सा प्रदेश बनेगा, भाबर और तराई प्रदेश बनेगा। तो लोगों का जो रहने का क्षेत्र होगा वह मैदानी क्षेत्र होगा कि नहीं होगा। तो मैदानी क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर जब आदमी रहेंगे, यहाँ भी रहते हैं, इस हिमालय में भी रहते हैं, यहाँ पर भी आदमी अगर अधिकांश रहेंगे, तो सबसे बाहर का हिमालय कौन सा हो गया, ये ना हो गया, और सबसे अंदर का हिमालय कौन हो गया। तो इस महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, और इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे नया में बना है, इसीलिए इसे नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिहार के ये नवीन हिमालय शिवालिका पर्वत से नहीं, हमारे बिहार तक इसका विस्तार है। और बिहार में कहां तक, ये पश्चिम चंपारण तक विस्तार है। और पश्चिम चंपारण में इस शिवालिका पहाड़ी को, शिवालिका पर्वत को सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा,
सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा। और ठंडी के समय में खास करके पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है, जब हम आपको जलवायु बताएंगे तो वहां पर भी वर्षा दिखाएंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा जो वर्षा होती है, तो वह वर्षा के कारण से पश्चिमी चंपारण में गेहूं की खेती होती है। बाकी अपने लोग को गेहूं के समय में क्या करना पड़ता है, उसे पटाना पड़ता है। पश्चिम चंपारण में ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शिवालिका अर्थात निम्न और बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीन भाग है। शिवालिका एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे कि उसमें देखे थे महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटी थी वह कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी था। और यहाँ पर आप देखेंगे मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच घाटी। तो शिवालिका के बीच जो घाटी है, उस घाटी का नाम क्या है? मध्य हिमालय। और शिवालिका बीच कौन सा है? काठमांडू घाटी। नेपाल में पड़ता है नहीं काठमांडू? तो काठमांडू जहाँ पे नेपाल का ये राजधानी है, तो ये काठमांडू घाटी में पड़ता है। ये मध्य हिमालय और शिवालिका के बीच में एक घाटी है, इसी घाटी में क्या है? काठमांडू है कि नहीं? इसीलिए अधिकांशतः लोग अपने लोग के यहाँ जो घूमने वाले होते हैं वह कहाँ पे जाएंगे? काठमांडू जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, नजदीक में है तो घूमने जाएंगे यहाँ पर, है कि नहीं? काठमांडू घाटी है। पश्चिम में इसे क्या कहा जाता है? पश्चिम में इसे दून और द्वार कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड में देहरादून, पश्चिम उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड इधर पड़ेगा ना पश्चिम में, तो इसे पश्चिम में दून और द्वार यानी कि इसे क्या कहेंगे? देहरादून सबसे बड़ा दून है, और हरिद्वार शिवालिका के निचले भाग के तराई को कहते हैं। शिवालिका के जस्ट जो नीचे वाला भाग होगा वह तराई प्रदेश होगा, और उसके बाद जो होगा वह भाबर प्रदेश होगा कि नहीं होगा? जैसे ये शिवालिका है तो शिवालिका के नीचे जो होगा वह तराई, और ये क्या होगा? भाबर होगा। तराई प्रदेश में नदी छुप जाता है, और भाबर में क्या होगा? नदी निकल जाएगा। क्योंकि जब नदियां निकलती है तो नदियां क्या करता है? अपने साथ पत्थर कंकर को काटकर वह अपने मार्ग में बिछा देता है। और उसके बाद जब पानी बहती है तो वह उस पत्थर कंकर में क्या होता है? नीचे में जाकर वह छुप जाता है, और फिर वह भाबर प्रदेश में वह क्या करता है? जाकर निकल जाता है कि नहीं? तो देहरादून सबसे बड़ा दून, हरिद्वार और शिवालिका निचले भाग के तराई क्षेत्र है। यहां तक आपने सारे कुछ देख लिया, है कि नहीं? हिमालय के नदियों के आधार पर विभाजन, ठीक है? सारे कुछ यहां तक आपने देख लिया कि दिया था क्या? इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आदि श्रेणी आती है, और केटू या गॉडविन स्टीन काराकोरम के सर्वोच्च चोटी है। दिया गया है ना, इसको देखिए। तो केटू दिया है, गॉडविन स्टीन, थोड़ा सा इसको मैं अब लुसेंट वर्सेस दृष्टि जीके को मैं तुलना करता हूं, ठीक है? मैंने लुसेंट से संबंधित हिमालय पढ़ा दिया, अब मैं इसको तुलना करके दृष्टि से पढ़ाता हूं। अब दृष्टि में जो पॉइंट होगा जो लुसेंट में नहीं होगा वह दृष्टि से मैं कंपेयर करके पढ़ाता हूँ, ठीक है? ताकि दोनों बुक कंप्लीट हो जाए, और आपके पास दोनों बुक रहना चाहिए, है कि नहीं? बुक खरीदने में आप बहुत कंजूस है, इसलिए बुक तो आपको सबसे पहले खरीदना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है, और केटू जो है, केटू को ही क्या कहा जाता है? गॉडविन स्टीन, है कि नहीं? और ये गॉडविन स्टीन जो है, अगर पूछेगा कि भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत के सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन स्टीन। भारत के हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। और विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे? नेपाल में। तो ध्यान रखेंगे, विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। विश्व के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन? तो केटू गॉडविन स्टीन। और विश्व के सबसे तीसरी ऊंची चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा। याद रखना है, विश्व का पहला ऊंची चोटी नेपाल का माउंट एवरेस्ट, और भारत में दो ऊंची चोटी, दूसरा और तीसरा।
K2 जो पड़ता है वह ट्रांस हिमालय में पड़ता है, और कंचनजंगा जो पड़ता है वह हमारी महान हिमालय का भाग है। ये पॉइंट आपने देखा। प्रसिद्ध फूलों की घाटी दिया गया है क्या, और कहाँ पे दिया है? प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड हिमालय में। और उत्तराखंड में हिमालय को भी बांटा गया, तो ये कुमायूं हिमालय में पड़ता है। लिख लीजिए कहीं पर, प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी उत्तराखंड हिमालय, कुमायूं हिमालय में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी उत्तराखंड हिमालय, ब्रैकेट में कुमायूं हिमालय बंद कर दीजिए, में स्थित है। 2 ठो याद रहना चाहिए। बाकी मकालू कहाँ पे पड़ेगा? नेपाल में। है लिखा हुआ क्या? नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर साइड में लिखिए, कहीं पर साइड में लिखिए।